रीट की परीक्षा देने वाले मेरे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं जगबीर गुरुजी आज आपके लिए मेरे सवाल जवाब में एक वीडियो और लेके आया हूँ। मापन एवं मूल्यांकन से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं रीट की परीक्षा में, तो उसमें मापन एवं मूल्यांकन से संबंधित शिक्षा मनोविज्ञान में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कुछ अच्छे से प्रश्न छांट के लेके आया हूँ। अगर आपने वीडियो पूरी देख ली तो मैं दावा करता हूँ कि आपकी कंसेप्ट ज़रूर क्लियर होगी और आपके पेपर में जो आएंगे क्वेश्चन उसमें आप सही करने के लिए बिल्कुल आत्मविश्वास से लबरेज होंगे। तो मेरा आज का पहला प्रश्न है, मापन द्वारा बालक के किस पक्ष की जांच की जाती है? उसके क्रियात्मक पक्ष की, ज्ञानात्मक पक्ष की, भावात्मक पक्ष की या सहयोगात्मक पक्ष की? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो मापन होता है, जब हम मापन करते हैं बालक का, तो बालक के कौन से पक्ष की जांच की जाती है? निम्न में से जो 4 ऑप्शन है उसमें से कौन सा पक्ष है? तो पहले आप अपने हिसाब से अंदाज़ा लगा लो, फिर मैं आपको उत्तर और तथ्य दोनों दिखाऊंगा। उत्तर नंबर 2, दूसरा जो उत्तर है वो हमारा सही है और दूसरा जो उत्तर है वो है ज्ञानात्मक पक्ष, यानी मापन के द्वारा बालक के केवल ज्ञानात्मक पक्ष की ही जांच की जाती है, सिर्फ़ और सिर्फ ज्ञानात्मक पक्ष की। मापन से ना क्रियात्मक पक्ष की जांच होती है, ना भावात्मक पक्ष की जांच होती है, न सहयोगात्मक पक्ष की जांच होती है, केवल और केवल ज्ञानात्मक पक्ष की जांच होती है। अब मैं आपको तथ्य भी बता देता हूँ कि जब किसी छात्र की योग्यता और विशेषताओं की मात्रा को गणितीय इकाइयों में निश्चित करते हैं, यानी जब कोई बालक है उसमें कितनी योग्यता है, उसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं, उन विशेषताओं की मात्रा का है, उस मात्रा को हम गणित की इकाइयों में जब कन्फर्म कर देते हैं, निश्चित कर देते हैं, तो वह मापन कहलाता है। मापन में बालक के केवल ज्ञानात्मक पक्ष की जांच की जाती है। यह तथ्य है। इस तथ्य से आप जान लो कि मापन में केवल और केवल ज्ञानात्मक पक्ष की जांच की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, मूल्यांकन द्वारा बालक के किस पक्ष की जांच की जाती है? अब मापन में तो भावात्मक ज्ञानात्मक पक्ष की जांच की जाती थी, लेकिन यहाँ पर मूल्यांकन में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ज्ञानात्मक पक्ष की, भावात्मक पक्ष की, क्रियात्मक पक्ष की या उपरोक्त सभी, मतलब तीनों पक्षों की जांच की जाती है। तो ये मूल्यांकन है। मूल्यांकन में आप अंदाज़ा लगा लो कि बालक के कौन से पक्ष की जांच की जाती है। तब तक मैं आपको उत्तर और तथ्यों की ओर लेकर चलता हूँ। उत्तर नंबर 4, अब चौथा उत्तर है वो हमारा सही है। चौथे उत्तर में उपरोक्त सभी दे रखा है, यानी मूल्यांकन के द्वारा बालक के ज्ञानात्मक पक्ष की भी जांच की जाती है, भावात्मक पक्ष की भी और क्रियात्मक पक्ष की भी। अब आपका तथ्य है वो आपके सामने है। वो तथ्य में ये साफ साफ दिया हुआ है कि मूल्यांकन में ज्ञानात्मक, भावात्मक व क्रियात्मक पक्षों की जांच करके बालक के व्यवहार परिवर्तन का पता लगाया जाता है, यानी तीनों ही पक्षों की जांच की जाती है और उस जांच से बालक में क्या व्यवहार हुआ, पहले व्यवहार क्या करता था और उस तथ्य से संबंधित उस व्यवहार में कितना परिवर्तन आया है उसका पता लगा लिया जाता है मूल्यांकन के द्वारा। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि बालक के ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक पक्षों की जांच करके बालक के व्यवहार परिवर्तन का किसके द्वारा पता लगाया जाता है? मूल्यांकन के द्वारा। तीसरा प्रश्न है, मूल्यांकन की प्रक्रिया को क्रमबद्ध कीजिए। यानी मूल्यांकन एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में ये जो पहलू हैं, इन पहलुओं को आगे पीछे करके देखो। सबसे पहला हम क्या काम करते हैं इस प्रक्रिया में, पहला सोपान क्या है, पहला पद क्या है, यानी पहले हम कौन सा काम करते हैं, यानी हमारा पहला कदम क्या होगा, दूसरा कदम क्या होगा, तीसरा क्या होगा और चौथा कदम क्या होगा। तो परीक्षण है, एक तो सीखने के अनुभव हैं, निष्कर्ष है और व्यवहारगत परिवर्तन है। अब इसमें सबसे पहला काम हम कौन सा करते हैं, दूसरा काम क्या करते हैं, तीसरा क्या करते हैं और चौथा, 4 पहलू दिए हुए हैं। तो पहले ऑप्शन में 4, 2, 1, 3, यानी व्यवहारगत परिवर्तन, सीखने के अनुभव, परीक्षण और उसके बाद निष्कर्ष। पहला ऑप्शन में ये दिया हुआ है। दूसरे ऑप्शन में है 3, 1, 4, 2, यानी पहले हम तीसरे नंबर का निष्कर्ष निकालेंगे, फिर हम परीक्षण करेंगे, फिर हम व्यवहारगत परिवर्तन देखेंगे, फिर सीखने के अनुभवों का पता लगाएंगे। 6 का ऑप्शन है 2, 4, 1, 3,
यानी पहले सीखने के अनुभवों का पता लगाएंगे, फिर व्यवहारगत परिवर्तन में देखेंगे, फिर परीक्षण करेंगे और फिर निष्कर्ष निकालेंगे। चौथा ऑप्शन है द 1, 3, 4, 2, यानी पहले हम परीक्षण करेंगे, फिर निष्कर्ष निकालेंगे, फिर व्यवहारगत परिवर्तन देखेंगे और फिर सीखने के अनुभवों का पता लगाएंगे। तो ये कौन सा ऑप्शन सही है ये आप देख लो, आप अंदाज़ा लगा लो अपने हिसाब से। उत्तर नंबर 3, जो तीसरा ऑप्शन है वो हमारा सही है। तीसरे ऑप्शन में ये दिया हुआ है कि 2, 4, 1, 3, यानी सबसे पहला काम हम सीखने के अनुभवों का पता लगाएंगे, फिर चौथा नंबर का उसमें व्यवहारगत परिवर्तन देखेंगे, बालक के व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ ये देखेंगे, फिर हम उसका परीक्षण करेंगे और अंत में हम तीसरे नंबर का यानी निष्कर्ष निकालेंगे। ये निष्कर्ष का जो पहलू है ये अंत में आता है। तो सबसे पहले हम सीखने के अनुभवों का अध्ययन करेंगे और जब मूल्यांकन की जब प्रक्रिया होगी तो सीखने के अनुभवों के बारे में पता लगाएंगे, फिर हम व्यवहारगत परिवर्तन देखेंगे और उसके बाद में परीक्षण करेंगे और परीक्षण करने के बाद निष्कर्ष निकालेंगे। ये हमारा तीसरा ऑप्शन यानी 6 का ऑप्शन सही है। हाँ, यहाँ पर उत्तर नंबर 3 की जगह उत्तर नंबर 6 होना चाहिए था। 6 का जो ऑप्शन है वो सही है। यानी मूल्यांकन का अर्थ मूल्य निर्धारण से है, ये हमारा तथ्य है, अर्थात सीखने के अनुभवों से बालक में जो व्यवहारगत परिवर्तन हुए हैं उनका परीक्षण करके निर्णय देना या निष्कर्ष निकालना ही मूल्यांकन है। कहने का मतलब मूल्यांकन का अर्थ ये तो देख लिया कि मूल्य निर्धारण से है, लेकिन सबसे पहले सीखने के अनुभव, उस अनुभवों से बालक में जो व्यवहारगत परिवर्तन हुए हैं वो उनका परीक्षण करेंगे, फिर निर्णय देंगे यानी निष्कर्ष निकालेंगे, यही मूल्यांकन है। ये प्रक्रिया हो गई मूल्यांकन की। प्रश्न नंबर 4 है कंसेप्ट ऑफ एवेल्यूएशन पुस्तक के रचयिता कौन है। यानी कंसेप्ट मतलब होता है अवधारणा, एवेल्यूएशन मतलब होता है मूल्यांकन। यानी मूल्यांकन की अवधारणा जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी। पहला ऑप्शन है कूट लेविन, दूसरा है एम कोरे, तीसरा है NCERT, चौथा ऑप्शन है RSCIT। यानी इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। उत्तर नंबर 3। अब 3 नंबर है वो NCERT, तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग। तो ये हमारी कोई संस्था है हिंदुस्तान की NCERT, जिसने पुस्तक रची है और इस पुस्तक का नाम है कंसेप्ट ऑफ एवेल्यूएशन यानी मूल्यांकन की अवधारणा। NCERT यानी राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की पुस्तक कंसेप्ट ऑफ एवेल्यूएशन में मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 बिंदुओं पर विचार व्यक्त किया गया है। यानी जो NCERT है उसने एक किताब लिखी है कंसेप्ट ऑफ एवेल्यूएशन, और उस कंसेप्ट ऑफ एवेल्यूएशन में मूल्यांकन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। उसने इन प्रक्रिया में 3 बिंदुओं पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो ये कंसेप्ट ऑफ एवेल्यूएशन पुस्तक है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ये क्वेश्चन NCERT ने ये पुस्तक लिखी है। प्रश्न नंबर 5 मूल्यांकन प्रक्रिया का सोपान नहीं है। सोपान यानी पद। मूल्यांकन प्रक्रिया में जो पद हैं वो उस पद के अनुसार उसकी प्रक्रिया पूरी होगी, लेकिन उसमें से कौन सा ऐसा पद है जो मूल्यांकन प्रक्रिया में काम में नहीं लिया जाता है। पहला है शिक्षण उद्देश्य, दूसरा है अधिगम अनुभव, तीसरा है व्यवहारगत परिवर्तन, चौथा है शिक्षक प्रशिक्षण शिक्षक प्रशिक्षण है और व्यवहारगत परिवर्तन है, अधिगम अनुभव है और शिक्षण उद्देश्य है। ये कौन सा सोपान इसमें नहीं है। अगर आपने अध्ययन किया है अच्छी तरह से तो आपको आसानी से इसका उत्तर मिल जाएगा। ये बहुत सरल प्रश्न है। उत्तर नंबर 4 चौथा ऑप्शन है और शिक्षक प्रशिक्षण। यानी मूल्यांकन प्रक्रिया में शिक्षक प्रशिक्षण का कोई सोपान नहीं है। शिक्षण उद्देश्य, अधिगम अनुभव और व्यवहारगत परिवर्तन, ये 3 ही सोपान ऐसे हैं जो काम में लिए जाते हैं। नोट करो इस बात को कि मूल्यांकन की प्रक्रिया के सोपान भी यही माने जाते हैं। पहला शिक्षण उद्देश्य, दूसरा व्यवहारगत परिवर्तन, तीसरा अधिगम अनुभव। यानी मूल्यांकन की प्रक्रिया में जो सोपान हैं वो शिक्षण उद्देश्य से संबंधित हैं, व्यवहारगत परिवर्तन है और अधिगम अनुभव। प्रश्न नंबर 6 मूल्यांकन से संबंधित तथ्य सही नहीं है। पहला यानी ये प्रश्न ऐसा है कि इसमें कुछ तथ्य नीचे दिए हुए हैं, वो 4 में से 3 तो मूल्यांकन से संबंधित हैं, लेकिन एक ऐसा तथ्य है जो मूल्यांकन से संबंधित नहीं है और वो छांटना अपने को। तो पहला है मूल्यांकन एक समावेशित अवधारणा है।
दूसरा, मूल्यांकन मूल रूप से केवल अच्छाइयों और शक्तियों का दर्पण है। तीसरा है मूल्यांकन शिक्षण और अधिगम की प्रभावशीलता का आकलन है। चौथा ऑप्शन है मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। कहने का मतलब इन चार में से कौन सा ऑप्शन है वो मूल्यांकन से संबंधित नहीं है, आप अंदाज़ा लगाओ। तब तक मैं आपके लिए तथ्यों को लेके आता हूँ। उत्तर नंबर 2। अब जो दूसरा ऑप्शन है वो हमारा सही है। अब दूसरा ऑप्शन क्या है वो देख लो। मूल्यांकन मूल रूप से केवल अच्छाइयों और शक्तियों का दर्पण है। ये ऑप्शन मूल्यांकन से संबंधित बिल्कुल सही नहीं है, पूरा सही नहीं है, आधा सही हो सकता है, लेकिन वो सही तथ्य नहीं है। इसमें सही क्या है वो देख लो। वेस्ले ने एक परिभाषा दी थी, मूल्यांकन एक समावेशी धारणा है जो इच्छित परिणामों के गुण, महत्व, प्रभावशीलता का निर्णय लेने के लिए सभी प्रकार के साधनों की ओर संकेत करता है। कोठारी के अनुसार मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जो शिक्षा का अभिन्न अंग है तथा शिक्षण उद्देश्यों के साथ घनिष्ठ संबंध है। मूल्यांकन किसी की शक्ति तथा कमजोरी, उसकी कमियों और अच्छाइयों का एक दर्पण है। यानी ये जो ऑप्शन था, इस ऑप्शन में दिया हुआ है कि मूल्यांकन किसी की शक्ति है और उसकी कमजोरी का भी अध्ययन किया जाता है, उसका भी दर्पण है। और उसकी कमियों का दर्पण है तो उसकी अच्छाइयों का भी दर्पण है। हमारे पास ऑप्शन में क्या दिया हुआ था कि मूल्यांकन केवल अच्छाइयों का और शक्तियों का ही दर्पण है। नहीं, ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। मूल्यांकन उसकी शक्ति की भी, उसकी कमजोरी की, उसकी कमी है उसका भी दर्पण है, उसकी अच्छाइयों का भी दर्पण है। ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन योग्यता नियंत्रण की एक व्यवस्था है जिसमें शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता का आकलन किया जाता है। यानी अधिगम और शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता का आकलन किया जाता है, ये सही बिंदु है। तो हमारे पास ये जो ऑप्शन है, पहला मूल्यांकन एक समावेशित अवधारणा, ये भी सही था। तीसरा ऑप्शन मूल्यांकन शिक्षण और अधिगम की प्रभावशीलता का आकलन, ये भी सही था। और मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, ये भी सही है। तो जो दूसरा ऑप्शन है वो हमारा सही ऑप्शन है, क्योंकि वो मूल्यांकन की से संबंधित पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि अच्छाइयों के साथ साथ बुराइयों का भी दर्पण है, शक्तियों के साथ साथ उसकी कमियों का भी दर्पण है। प्रश्न नंबर 7। ऐसे परीक्षण जिनके द्वारा बालक के ज्ञान का पता लगाया जाता है वो कहलाता है परिमाणात्मक परीक्षण, अध्यापक निर्मित परीक्षण, निष्पत्ति परीक्षण, उपरोक्त सभी। यानी वह परीक्षण जिसके द्वारा बालक के ज्ञान का पता लगा लिया जाता है उसको कौन सा परीक्षण बोला जाता है। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही आएगा आप देखो, अंदाज़ा लगाओ। तब तक मैं आपको उत्तर की ओर लेके चलता हूँ और तथ्यों की ओर लेके चलता हूँ। उत्तर नंबर 4, ये जो चौथा ऑप्शन है ये सही है। चौथे ऑप्शन में उपरोक्त सभी दिया हुआ है। यानी पहला ऑप्शन परिमाणात्मक परीक्षण, यानी ये परीक्षण भी कहलाएगा। अध्यापक निर्मित परीक्षण, ये भी इसी का नाम है। निष्पत्ति परीक्षण, ये भी इसी का नाम है। यानी ऊपर के जो तीनों हैं वो तीनों सही नाम हैं। कहने का मतलब ऐसा परीक्षण जो बालक के ज्ञान का पता लगाता है, उसमें ये तीनों ऑप्शन सही हैं। परिमाणात्मक परीक्षण, अध्यापक निर्मित परीक्षण और निष्पत्ति परीक्षण, सभी ही बोलेंगे। तथ्य यह है परिमाणात्मक परीक्षण या उपलब्धि परीक्षण ऐसे परीक्षण जिनके द्वारा विद्यार्थियों के ज्ञान का पता लगाया जाता है परिमाणात्मक परीक्षण कहलाते हैं। इन्हें मात्रात्मक, अध्यापक निर्मित, उपलब्धि एवं निष्पत्ति परीक्षणों के नाम से भी जाना जाता है। ये तथ्य है। इस तथ्य से हम ये जान लेते हैं कि परिमाणात्मक परीक्षण भी बोलते हैं उसको, उपलब्धि परीक्षण भी बोलते हैं, मात्रात्मक परीक्षण भी बोलते हैं, अध्यापक निर्मित परीक्षण भी बोलते हैं, उपलब्धि परीक्षण भी बोलते हैं और निष्पत्ति परीक्षण भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक उपलब्धि अमानकीकृत परीक्षण नहीं है। पहला, लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा, विशेष उपलब्धि परीक्षा। यानी वह उपलब्धि परीक्षण 2 प्रकार का है, मानकीकृत और अमानकीकृत परीक्षण। लेकिन अमानकीकृत परीक्षण है वो, उसके भी कुछ भाग हैं, वो भी कई प्रकार का है। तो उसमें से निम्न में से 4 में से एक ऐसा परीक्षण है या ऐसी परीक्षा है जो अमानकीकृत परीक्षण नहीं है, वो मानकीकृत परीक्षण में आती है। तो वो कौन सी है वो देख लो। उत्तर नंबर 4, चौथा ऑप्शन है वो हमारा सही उत्तर है। यानी विशेष उपलब्धि परीक्षा है वो अमानकीकृत परीक्षण नहीं है,
बाकी को जो 3 परीक्षण हैं वो अमानकीकृत परीक्षण हैं, यानी लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा और प्रायोगिक परीक्षा। ये अमानकीकृत परीक्षण हैं। उपलब्धि परीक्षण है वो 2 प्रकार का है, मानकीकृत और अमानकीकृत। मानकीकृत परीक्षण है वो सामान्य उपलब्धि परीक्षण, विशेष उपलब्धि परीक्षण, और अमानकीकृत परीक्षण है उसमें वो लिखित परीक्षण, मौखिक परीक्षा और प्रायोगिक परीक्षा। ये 3 प्रकार का है। यानी कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि जो विशेष उपलब्धि परीक्षण है वो मानकीकृत परीक्षण है, अमानकीकृत नहीं है। अमानकीकृत हैं लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा और प्रायोगिक परीक्षा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उदाहरण नहीं है। प्रत्यास्मरण, प्रत्याभिज्ञान, अनुरूपता और मिलान प्रश्न। यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न कौन से होते हैं उनका, ये जो नीचे 4 ऑप्शन है इसमें से 3 तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उदाहरण है, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उदाहरण नहीं है। जब हम पेपर बनाते हैं तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न को भी शामिल करते हैं, तो वो कौन सा है जो ये नहीं है। उत्तर नंबर 1, प्रत्यास्मरण जो प्रश्न है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उदाहरण नहीं है। बाकी जो 3 उदाहरण हैं यानी प्रत्याभिज्ञान, अनुरूपता और मिलान प्रश्न, ये जो प्रश्न हैं ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उदाहरण हैं। देखो यहाँ पर निबंधात्मक प्रश्न, लघुत्तरात्मक प्रश्न, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब जो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो 2 प्रकार के हैं, प्रत्यास्मरण और प्रत्याभिज्ञान। तो यहाँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न में जो प्रत्याभिज्ञान है वो सत्य, मिलान प्रश्न और बहुविकल्पनात्मक और अनुरूपता, 3 प्रकार के प्रश्न हैं, प्रत्याभिज्ञान और प्रत्यास्मरण। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो तो प्रत्यास्मरण भी होता है, प्रत्याभिज्ञान भी होता है। तो यहाँ ये प्रश्न है उसको दोबारा समझते हैं हम कि प्रत्याभिज्ञान तो है लेकिन वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उदाहरण नहीं है। तो इसका मतलब तो ये तो प्रत्यास्मरण भी है, प्रत्याभिज्ञान भी है और अनुरूपता भी है, मिलान प्रश्न भी है। तो ये जो ऑप्शन में लेके चलता हूँ मैं आपको, यहाँ पर हमारे लिए प्रश्न ये गलत है मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर प्रत्याभिज्ञान भी है और प्रत्यास्मरण भी है। ये दोनों ही प्रकार के प्रश्न हैं वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। तो उसमें ऑप्शन में सभी आना चाहिए, उपरोक्त सभी में। तो उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रत्याभिज्ञान वाले भी हैं, सत्य, असत्य, मिलान प्रश्न, बहुविकल्पनात्मक, अनुरूपता, साधारण, रिक्त स्थान, ये सारे के सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 प्रकार के हैं, प्रत्यास्मरण और प्रत्याभिज्ञान। तो इस प्रश्न में जो ऑप्शन था वो उपरोक्त सभी वाला होना चाहिए। प्रश्न नंबर 10, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का गुण नहीं है। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में कुछ गुण होते हैं, वो गुण कौन कौन से हैं वो देखो। ये अधिक विश्वसनीय है, समय की बचत होती है, रटने की आदत का विकास होता है, उद्देश्य आधारित होते हैं। ये जो 4 ऑप्शन हैं इसमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का गुण नहीं है। कहने का मतलब ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं ये अधिक विश्वसनीय होते हैं, ये इसका गुण है या नहीं है, समय की बचत है, रटने की आदत है, उद्देश्य आधारित, इसमें से कौन सा है जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न का गुण नहीं है। तो हमारा उत्तर नंबर 3, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुण। इस परीक्षण में समय कम लगता है, ये अधिक विश्वसनीय होते हैं क्योंकि इनकी वस्तुनिष्ठता अधिक होती है, इनका अंकन शीघ्रता से किया जा सकता है। यानी ये सभी बातें वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुण में शामिल हैं। उत्तर नंबर 3, रटने की आदत का विकास होता है, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का गुण नहीं है। यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से रटने की आदत का विकास नहीं होता है, और ये बोलता है होता है। जो हमारा जो ऑप्शन है वो तीसरा सही है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण के गुण तो आपने देख लिया कि समय भी कम लगता है। ऑब्जेक्टिव टाइप जो प्रश्न आते हैं, जो 4 ऑप्शन होते हैं वो प्रश्न हैं। अब इसमें अधिक विश्वसनीय प्रश्न होते हैं, ये भी सही है। इनकी वस्तुनिष्ठता अधिक होती है, ये भी सही है। अंकन शीघ्रता से किया जा सकता है, यानी इनके नंबर आसानी से दिए जा सकते हैं इन प्रश्नों में, ये भी सही है।
फिर ये कमज़ोर और अच्छे छात्रों में अंतर भी कर सकते हैं, ये भी सही है। ये परीक्षण उद्देश्य आधारित होते हैं, ये इनका कोई निश्चित उद्देश्य होता है, ये सही है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का। उत्तर पुस्तिकाओं का जांच कार्य भी सरल हो जाता है, और जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले हैं, मिलान वाले हैं, इनको जांचना भी आसान होता है और छात्रों को रटने की आदत को कम करते हैं। और व्यापकता होती है, अतः छात्र चयनित अध्ययन नहीं कर सकता है। यानी व्यापकता यानी संपूर्ण स्टडी है, इसमें अध्ययन करेंगे तो ही उसमें उनको कर सकते हैं, ऑप्शन 4 ऑप्शन वालों को और इनको। तो सिलेक्टेड स्टडी इसमें शामिल नहीं होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, निबंधात्मक प्रश्नों का दोष निम्न में से कौन सा एक नहीं है? रटने की पद्धति से छुटकारा, परीक्षण वैध नहीं होते हैं, विश्वसनीयता का अभाव होता है, व्यापकता का अभाव होता है। यानी निबंध वाले जो प्रश्न हैं, जो बड़े बड़े प्रश्न हैं, जो 50 शब्दों के, 100 शब्दों के, 200 शब्दों के, 150 शब्दों के, 75 शब्दों के जो प्रश्न आते हैं, उसमें बहुत सारे दोष होते हैं। तो ये इसमें जो नीचे 4 दोष दिए हुए हैं, इसमें एक दोष ऐसा है जो इनका नहीं है। बाकी के जो 3 दोष हैं वो तो निबंधात्मक प्रश्नों में प्रमुखता से पाए जाते हैं, लेकिन एक ऐसा दोष है वो उसमें निबंधात्मक प्रश्न में नहीं होता है। तो रटने की पद्धति से छुटकारा, परीक्षण वैध नहीं होते, विश्वसनीयता का अभाव और व्यापकता का अभाव। अब इस पर आप गौर कर लो, आपके हिसाब से कौन सा प्रश्न आएगा। उत्तर नंबर 1, जो पहला ऑप्शन है वो हमारा सही है, यानी वो निबंधात्मक प्रश्नों में का दोष नहीं है। पहला जो ऑप्शन है रटने की पद्धति से छुटकारा, कहने का मतलब कि इसमें रटने की पद्धति का विकास नहीं होता है। ये कहने का पहला जो ऑप्शन तो यही बोल रहा है कि उससे छुटकारा मिल जाता है रटने की पद्धति से, यानी रटना नहीं पड़ता। जबकि निबंधात्मक प्रश्नों को रटे बिना वो याद नहीं होते हैं, इसीलिए जो पहला प्रश्न है वो हमारा सही है, क्योंकि वो दोष नहीं है निबंधात्मक प्रश्नों का। निबंधात्मक प्रश्नों का वो तो गुण है, और गुण है इसीलिए उसको हम दोष में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि रटने की पद्धति इसमें विकसित होती है निबंधात्मक प्रश्नों में। निबंधात्मक प्रश्नों के दोष देख लो। निबंधात्मक प्रश्नों में उत्तर लिखने के लिए समय अधिक और श्रम भी अधिक लगाना पड़ता है। निबंधात्मक प्रश्नों में स्मरण शक्ति पर विशेष बल दिए जाने के कारण रटने की प्रवृत्ति विकसित होती है। तो ये तो बोल रहा है कि रटने की प्रवृत्ति विकसित होता है। तीसरा ऑप्शन इस प्रकार, तीसरा नंबर की जो दोष है वो है परीक्षणों के अंकन में ज़्यादा समय लगता है। यानी जो उसको पूरा प्रश्न पढ़ेंगे 100 शब्दों को या 150 शब्दों को, और पूरे उत्तर को पढ़ने के बाद में उसका अंकन करते हैं तो उसके अंकन में ज़्यादा समय लगता है। इस प्रकार के प्रश्न व्यापक नहीं होते हैं अर्थात संपूर्ण विषय से वस्तु से संबंधित नहीं होते हैं। फिर एक दोष और है, परीक्षाओं में विश्वसनीयता नहीं होती। विभिन्न परीक्षक जांचें तो अंकों में उल्लेखनीय अंतर आता है। यानी विश्वसनीयता इसलिए नहीं आती कि 100 शब्दों का एक प्रश्न है तो उसमें कुछ परीक्षक हैं उसमें 10 में से 8 देते हैं, कुछ 10 में से 10 भी दे देते हैं, कुछ 10 में से 4 देते हैं। यानी अंतर बहुत आता है। एक परीक्षक है उस बड़े प्रश्न में, बड़े उत्तर में पूरे नंबर देता है, वही दूसरा परीक्षक है वो उसमें पूरे नंबर नहीं दे पाता है। छठा नंबर का ऑप्शन है, ये परीक्षण वैध नहीं होते अर्थात इनके उद्देश्य निश्चित नहीं होते हैं। इस प्रकार के सातवां जो दोष है, इस प्रकार के प्रश्नों में अंदाज से गोलमाल उत्तर भी दिया जा सकता है, क्योंकि कॉलेज में अंदाज भी लगाते हैं, गोलमाल उत्तर भी लिख देते हैं और बहुत ज़्यादा लिख देते हैं, जिसका प्रश्न के उत्तर से कोई प्रासंगिकता नहीं होती है, फिर भी गोलमाल उत्तर दे देते हैं। प्रश्न नंबर 12, आदर्श मूल्यांकन परीक्षण की व्यवहारिक विशेषता निम्न में से कौन सी एक नहीं है? आरोहण की सरलता, ग्राह्यता, आभासी वैधता और व्यापकता। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। चारों ऑप्शनों में आप देखेंगे कि इसमें से 3 विशेषताएं ऐसी हैं जो आदर्श मूल्यांकन परीक्षण की व्यवहारिक विशेषताएं हैं, और एक विशेषता ऐसी है जो व्यवहारिक विशेषता नहीं है, तकनीकी विशेषता है। तो आरोहण की सरलता, ग्राह्यता, आभासी वैधता और व्यापकता में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो व्यवहारिक विशेषता नहीं है? अब वो किसकी नहीं है? आदर्श मूल्यांकन परीक्षण की। तो जो उत्तर नंबर 4 है ये हमारा ऑप्शन ऐसा है जो व्यवहारिक परीक्षण में नहीं है, यानी व्यापकता। व्यवहारिक विशेषता में व्यापकता नहीं पाई जाती। आरोहण की सरलता पाई जाती है, ग्राह्यता पाई जाती है, आभासी वैधता पाई जाती है, व्यापकता नहीं पाई जाती। ये जो व्यापकता है ये तकनीकी विशेषता में शामिल होती है। अभी इसका तथ्य भी देख लो। आदर्श मूल्यांकन परीक्षण की विशेषताएं व्यवहारिक और विशेषताएं होती हैं और तकनीकी विशेषताएं होती हैं। अब व्यवहारिक विशेषताएं कौन सी होती हैं? आरोहण की सरलता, व्याख्या में स्पष्टता,
मितव्ययता, गाह्यता, फलांकन की सरलता, फलांकन की सार्थकता और आभासी वैधता। यानी इसमें कहीं भी व्यापकता नहीं दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 13, आदर्श मूल्यांकन परीक्षण की तकनीकी विशेषता निम्न में से नहीं है। वस्तुनिष्ठ, विभेदकारिता, मितव्ययता और विश्वसनीयता। यानी आदर्श मूल्यांकन परीक्षण की जो एक तो व्यवहारिक विशेषता है और एक तकनीकी विशेषता। तो तकनीकी विशेषता है, इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से 3 ऑप्शन तो ऐसे हैं जो तकनीकी विशेषता से संबंधित हैं। एक ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है जो तकनीकी विशेषता से संबंधित नहीं है। एक ऐसा आदर्श मूल्यांकन परीक्षण जिसकी तकनीकी विशेषता कौन सी नहीं है, ये देख लो। इस उत्तर नंबर 3, ये जो तीसरा ऑप्शन है, अब तीसरा ऑप्शन तो मितव्ययता का है, तो मितव्ययता का जो ऑप्शन है वो तकनीकी विशेषता का ऑप्शन नहीं है। यानी तकनीकी विशेषता में वस्तुनिष्ठ है, विभेदकारिता है और विश्वसनीयता है, लेकिन मितव्ययता नहीं है। तकनीकी विशेषताएं देख लो, वस्तुनिष्ठता पाई जाती है, विश्वसनीयता है, वैधता है, विभेदकारिता है, व्यापकता है और स्पष्टता है। यानी मितव्ययता इसमें कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है। तो धन्यवाद दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर करना। आपका गुरुजी आपके लिए इसी तरह की वीडियो बनाता रहेगा। और कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो बहुत इजी हैं, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो बहुत ही अवधारणा को स्पष्ट करने वाले हैं। और एक प्रश्न ऐसा था जो उसमें उपरोक्त सभी वाला था, वो छूट गया, लेकिन कोई बात नहीं, उसके 4 ऑप्शन आपने पढ़ लिए। धन्यवाद।